जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए इतिहास की क्लासेस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 24 रहेगी। इस वीडियो के अंदर हम जो है वो खिलजी वंश और तुगलक वंश, राइट, खिलजी वंश, तुगलक वंश। इसके अलावा हम दो वंश और डिस्कस करेंगे जिसमें सैयद वंश और लोधी वंश जो है वो शामिल हो जाएगा। राइट, कौन? सैयद वंश और लोधी वंश को भी हम इस वीडियो के अंदर जो हम कंसीडर करने वाले हैं। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर हम टोटल चार वंशों की जो है वो बात करेंगे। ठीक है, इन चारों वंशों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन रहेगा उसको डिस्कस करेंगे। राइट, तो इस वीडियो के अंदर हमारे जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हैं उनको हम जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। इससे पहले हम जो है वो स्लैब डायनेस्टी को डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे जो चार टॉपिक्स आपको नज़र आ रहे हैं, चार राजवंश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी छोटे छोटे से हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इनको इजीली कंसीडर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए साथियों, हम सबसे पहले खिलजी वंश को जान लेते हैं। किसको जान लेते हैं? हम खिलजी वंश को जान लेते हैं। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। हेडिंग में क्या लिखेंगे? खिलजी वंश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके राजाओं के बारे में जान लेते हैं, किंग्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से इसमें राजा आते हैं। तो सबसे पहले नाम आपको जलालुद्दीन खिलजी का मिलेगा। ठीक है, किसका नाम मिलेगा? जलालुद्दीन खिलजी। राइट, जस्ट 1 मिनट। सबसे पहले नाम आएगा साथियों जलालुद्दीन खिलजी का। राइट, किसका नाम आएगा? जलालुद्दीन खिलजी का नाम आएगा। और नेक्स्ट दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो फिर नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। किसका नाम आता है मेरे साथियों? अलाउद्दीन खिलजी का नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड थर्ड नंबर की अगर हम बात करें मेरे साथियों तो थर्ड नंबर पे आपको मुबारक खिलजी का नाम देखने के लिए मिलेगा। राइट, क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये जो तीन राजा रहेंगे खिलजी वंश के अंदर जिसको आपको याद रखना होगा। राइट, सो हम खिलजी वंश के अंदर सिर्फ इन्हीं तीन राजाओं को लेकर अपना डिस्कशन करेंगे। राइट, तो सबसे पहले हम जो है वो खिलजी वंश को जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जान लेते हैं। तो हेडिंग लिखिए जलालुद्दीन खिलजी। राइट, तो आपने लिख लिया होगा, अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया होगा जलालुद्दीन खिलजी, और आप जो है वो इसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे साथियों में इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसने जो है वो 1290 से लेकर 1296 तक इसने जो है वो शासन किया हुआ है। 1290 से 1296 तक इसने जो है वो शासन किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना साथियों? समझ में आ गया? राइट, अब देखिए, अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो ये जो है मेरे साथियों खिलजी वंश का संस्थापक होता है। कौन होता है? खिलजी वंश का संस्थापक। राइट, कौन है ये जो है वो खिलजी वंश का संस्थापक होगा। राइट, इसके अलावा ये जो खिलजी होते हैं मेरे साथियों, ये जो खिलजी होते हैं वो सर्वहारा वर्ग के होते हैं। किसके होते हैं? सर्वहारा वर्ग के होते हैं। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि खिलजी जो होते हैं वो किस वर्ग से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? सर्वहारा वर्ग इसका जो है मेरे साथियों राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हम जलालुद्दीन खिलजी की राजधानी की बात करें मेरे साथियों की, इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी जो थी वो किलोकरी थी। क्या थी? किलोकरी। ये दिल्ली के पास में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। तो दिल्ली के पास में एक जगह है किलोकरी, इन्होंने उसको अपनी राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो इसने 1296 के अंदर जो है वो मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया था। किसके विद्रोह को दबाया था? मलिक छज्जू के विद्रोह को इसने जो है वो दबाया था। राइट, और 1296 के अंदर ही 1296 के अंदर ही जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का इवन इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, क्या करी जाती है? इसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या किसके द्वारा करी जाती है? हत्या करी जाती है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। राइट, किसके द्वारा हत्या करी जाती है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मेरे साथियों जो है वो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी जाती है। राइट, क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतनी ही चीज़ें याद रखना, इतने में इतना ही इनफ है। राइट, फिर हम आ जाते हैं आगे की तरफ और अब हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। राइट, सो आप नोटबुक के अंदर हेडिंग लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। राइट, अगर हम इसके साथ ही इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया हुआ है, तो इसका शासन जो है 1296 से लेकर 1316 तक इसका जो है टोटल शासन रहता है। ठीक है, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम की बात करें कि इसके बचपन का नाम क्या था, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है
कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या है, तो ये आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर, राइट। सो इसके बचपन का नाम था मेरे साथियों अली गुशर्ब्स। क्या नाम था? अली गुशर्ब्स, राइट। सो ये आप याद रख पाएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुशर्ब्स था। और इसने जो मेरे साथियों राज्य अभिषेक करवाया था, क्या करवाया था? राज्य अभिषेक जो करवाया था वो बलवन के लाल महल में करवाया था। कहाँ पर करवाया था? बलवन के लाल महल में, राइट। क्लियर से याद रखेंगे आप कि इसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया। इसने अपना राज्याभिषेक बलवन के लाल महल में जो है वो करवाया था, ठीक है। अगर हम इसकी उपाधियों की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें हम, अगर इसकी उपाधियों की बात करें तो इसने टोटल 4 उपाधियां धारण कर रखी थी, 1 2 3 4, ठीक है। ये कौन कौन सी उपाधियां थी? लिखिए, पहली उपाधि थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी पहली उपाधि हो गई। दूसरी उपाधि की बात करें मेरे साथियों, दूसरी थी विश्व का सुल्तान। विश्व का सुल्तान। एंड तीसरी की बात करें तो तीसरा है युग विजेता, राइट। और चौथी अगर हम उपाधि की बात करें मेरे साथियों, तो चौथी उपाधि थी जनता का चरवाहा। जनता का चरवाहा, राइट। सो इनमें से ये जो 3 उपाधियां आपको नजर आ रही हैं, विश्व का सुल्तान, युग विजेता, जनता का चरवाहा, ये तीनों की तीनों उपाधियां जो है साथियों ये अमीर खुसरो के द्वारा दी गई हैं। किसके द्वारा दी गई हैं? अमीर खुसरो द्वारा प्रदान, राइट। सो आप याद रखेंगे कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को 3 उपाधियां दी थी। इसमें विश्व का सुल्तान, युग विजेता और जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां शामिल हो जाती हैं, राइट। क्लियर है? इसके अलावा ये जो अमीर खुसरो आपको नजर आ रहा है, अमीर खुसरो जो है वो राज दरबारी कभी भी होता है, तो आप याद रख सकते हैं क्या? राज दरबारी, ठीक है। राज दरबारी में आपको कौन कौन याद रखना है? राज दरबारी नहीं, राज दरबारी कवि आप लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा। राज दरबारी कवि में अगर आप बात करें तो अमीर खुसरो और इसके अलावा अमीर हसन जो है वो इसमें शामिल होते हैं। कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है वो इसमें शामिल हो जाते हैं, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू था। अब हम आ जाते हैं मेन इंपॉर्टेंट इसके कार्यों को लेकर बात कर लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम जो है वो करवाए हुए हैं, जिससे अक्सर एग्जाम्स के अंदर प्रश्न बनते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। पहला कार्य अगर बात करें तो इसने जो है वो डाक व्यवस्था की शुरुआत करवाई थी। डाक व्यवस्था की शुरुआत। लेकिन डाक व्यवस्था से रिलेटेड आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक बार आपको आंसर में अलाउद्दीन खिलजी लिखा मिलेगा, कुछ ऑप्शन में आपको लार्ड डलहौजी का लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों के दोनों का लार्ड डलहौजी और अलाउद्दीन खिलजी दोनों का नाम डाक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। वो मॉडर्न हिस्ट्री में बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डाक व्यवस्था की शुरुआत आपको लार्ड डलहौजी के टाइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। और मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर आपको अगर डाक व्यवस्था का सूत्रपात देखना है तो फिर आपको अलाउद्दीन खिलजी को देखना होगा, राइट। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट आप समझेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाल के लिख सकते हैं कि डाक व्यवस्था इन मेडाइवल हिस्ट्री आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी चला जाएगा। और एक आपका इन मॉडर्न हिस्ट्री आप जो है वो लार्ड डलहौजी पर जा पर जो लार्ड डलहौजी को जो है वो चूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड की अगर हम बात करें तो इसने जो स्थायी सेना की नींव रखी है। क्या रखी है? स्थायी सेना की इसने जो वो नींव रखी है, राइट। और थर्ड की अगर हम बात करें तो इसने नगद वेतन की प्रथा शुरू करवाई, राइट। इसने नगद वेतन देना स्टार्ट करवाया। इसके अलावा आगे की हम बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण काम जो कि अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो इसको डबल स्टार लगा कर लिखेंगे, वो है बाजार नियंत्रण प्रणाली का सूत्रपात, राइट। बाजार नियंत्रण प्रणाली का सूत्रपात जो है वो किसने करवाया था मेरे साथियों? वो करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, राइट। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, लिखिए, सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू करवाई। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा शुरू करवाई, राइट। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद नंबर 6 पे आ जाइए जरा। नेक्स्ट पे लिखिए, इसने शराब प्रतिषेध, शराब जुआ
इसके अलावा भांग पर प्रतिबंध लगवाया इसने, राइट, इन सब चीज़ों पर इसने प्रतिबंध लगवा दिया था। ठीक है, क्लियर। इसके अगर हम साथियों अभियान की बात करें मेरे साथियों, अगर हम इसके अभियानों को लेकर चर्चा करें तो अभियान लिख लीजिए जरा, अभियान लिखिए जरा। अभियान में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे 1298 में पहला अभियान, 1298 में पहला अभियान, अभियान बघेल शासक, बघेल शासक कर्ण देव राय के विरुद्ध कर चलाया इसने। ठीक है, पहला अभियान हो गया 1298 में पहला अभियान बघेल शासक कर्ण देव राय के विरुद्ध चलाया इसने। सेकंड इसने सेकंड इसकी बात करें तो इसने गुजरात अभियान चलाया। ठीक है, गुजरात अभियान इसने चलाया और गुजरात अभियान से इसने जो है वो क्या इसने जो गुजरात अभियान से 1000 दीनार में, किसमें, 1000 दीनार में हिंदू हिजड़े, हिंदू हिजड़े मलिक काफूर को खरीदा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो डबल स्टार लगा लीजिए इस पर। नंबर 3 आपने ही देखा कि हिंदू हिजड़ा जिसका नाम क्या है, मलिक काफूर है। क्या नाम है, मलिक काफूर है। इसको इसने जो है वो जब वो वहाँ से खरीद कर लेकर आया तो इसको जो है वो आने के बाद मलिक ए नायाब की उपाधि थी, या मलिक ए नायाब का पद बना दी, पद दे दिया, मलिक ए नायाब का पद जो है वो मलिक काफूर को दे दिया। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों, आ गया समझ में। इसके अलावा थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव जो कि बारंगल के शासक होते हैं। कहाँ के शासक होते हैं, बारंगल के शासक। ठीक है, इनसे इसने जो है वो कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया, से कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया, कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों। इसके अलावा एक यहाँ पर नोट आप जरूर लिखेंगे, नोट आप लिखेंगे भी और इसके अलावा याद भी रखेंगे। लिखिए, अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन ने अलाउ मुल्क के कहने पर, अलाउ मुल्क के कहने पर विश्व विजय का सपना त्याग दिया, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया कि अलाउद्दीन जो है वो विश्व विजय पर जाना चाहता था, लेकिन अलाउ मुल्क ने इसको समझाया और उसने जो है वो विश्व विजय का सपना जो है वो त्याग दिया। ठीक है, तो ये हमारा अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है, जिसमें हमने कार्यों के बारे में बात किया, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करी और उसके अभियानों को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इतने ही प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर यहाँ से बनते हैं, ज़्यादा कुछ बनता नहीं। जितनी चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं उतनी ही चीज़ें याद करें, फालतू की कोई भी चीज़ आप याद ना करें। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों। हमने बताया कि हमारा मेन टारगेट क्या है, एमपी पटवारी है, तो हम उसी हिसाब से आपको एग्जाम डेटा प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लास्ट किंग की बात कर लेते हैं, जो कि जिनका नाम मुबारक खिलजी होगा। क्या नाम होगा, मुबारक खिलजी है, राइट। सो ये हमारे खिलजी वंश के अंतिम राजा रहेंगे। कौन रहेंगे, अंतिम शासक रहेंगे। अगर इसके इनके टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें साथियों, तो इनका टाइम ड्यूरेशन 1316 से 1320 तक इनका टाइम होता है। ठीक है, इनका ही टाइम है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इस वंश के अंतिम शासक होंगे। कौन होंगे, अंतिम शासक होंगे, राइट। कौन होंगे मेरे साथियों, ये अंतिम शासक होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, लेकिन ये अंतिम शासक किसके हैं, ये खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि इसने खलीफा का आदेश नहीं माना तथा स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया, राइट, तथा स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, राइट।
चलिए, इसके अगर हम उपाधियों की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें, उपाधियों की बात करें, उपाधियों की अगर हम बात करें साथियों तो इसने अल इमाम, अल इमाम, और इसके अलावा खिलाफत उल्लाह, खिलाफत उल लह जैसी उपाधियों को धारण कर रखा था। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम इसकी हत्या की बात करें, इसकी हत्या किसने करी तो देख लीजिए, इसकी अगर हत्या की हम बात करें कि अलाउद्दीन मुबारक खिलजी की जो है वो हत्या किसने करी थी, इसकी हत्या जो है मेरे साथियों खुसरो खान ने कर दी थी। ठीक है, किसने कर दी थी हत्या, हत्या इसकी खुसरो खान ने कर दी थी। ठीक है, सो ये आप याद रख लेंगे। क्लियर मेरे साथियों। तो ये हमारा खिलजी वंश खत्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं और इसके बाद अब हम जो है तुगलक वंश को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नेक्स्ट डायनेस्टी को लिखेंगे, नेक्स्ट वंश को लिखेंगे, जो कि हमारा होगा तुगलक वंश, राइट। क्या होगा हमारा, हमारा होगा तुगलक वंश। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों। इसके अगर हम राजाओं की बात करें कि इसमें कौन कौन से राजा हमको देखने के लिए मिलेंगे, तो 3 राजा रहेंगे इसके अंदर भी। इसके अंदर सबसे पहले रहेंगे ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक, राइट। सेकंड अगर हम बात करें किसकी, सेकंड राजा की अगर हम बात करें तो फिर रहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड रहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ये हमारे दूसरे राजा रहेंगे तुगलक वंश के अंदर। और तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरे हमारे फिरोज शाह तुगलक रहेंगे। कौन रहेंगे, फिरोज शाह तुगलक, राइट। इसके अलावा नीचे साइड आएंगे तो आपको और भी राजा मिलेंगे, लेकिन यहाँ से तुगलक वंश कई शाखाओं में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा इसके नीचे फिरोज शाह तुगलक के बाद ज़्यादा प्रश्न आते नहीं, तो फिरोज शाह तुगलक तक की जो डेटा रहेगा उसको हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ही जान लेते हैं। तो लिखिए जरा, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक आप लिखेंगे। और अगर इनके टाइम ड्यूरेशन की बात करें मेरे साथियों, तो इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1320 से लेकर 1325 तक इनका जो है वो टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। तो आप लिख लीजिए तुगलक वंश के संस्थापक, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि ये जो है वो तुगलक वंश के संस्थापक हैं। अगर इनके वास्तविक नाम की हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वास्तविक नाम अगर हम जाने कि गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था मेरे साथियों, तो इनका वास्तविक नाम जो है वो गाजी मलिक था। ठीक है, क्या नाम था इनका वास्तविक नाम, इनका वास्तविक नाम जो है वो गाजी मलिक था, लेकिन बाद में ये गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो है वो गद्दी को संभालते हैं, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें तो 1325 में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। कारण बताएं तो कारण की अगर हम बात करें इनका, तो कारण जो है वो अफगानपुर, अफगानपुर में लकड़ी के महल में दबने से जो है वो इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सो इतना आप याद रखेंगे कि इनकी डेथ किस कारण हुई थी, इनकी डेथ हुई थी अफगानपुर में लकड़ी के महल के दबने से। ठीक है, क्लियर है मेरे साथियों, ये आपको इतना समझ में आ गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसने रोमन शैली में, रोमन शैली में तुगलकाबाद बसाया। रोमन शैली में तुगलकाबाद बसाया, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर लिखें तो नेक्स्ट लिखिए, नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक, नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक, राइट। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक जो है वो नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, वो अक्सर आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, तो उसको आप इंपॉर्टेंट लगा कर लिखेंगे कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, दिल्ली अभी दूर है, ये एक स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट दिया था किसने, ये स्टेटमेंट बोला था निज़ामुद्दीन औलिया ने। किसने बोला था, निज़ामुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया ने, राइट। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए एक स्टेटमेंट बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट काफ़ी फेमस है, तो इसको आप याद
रख सकते हैं। क्लियर मेरे साथियों? तो ये गयासुद्दीन तुगलक हमारा खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाल सकते हैं, नोट लिख सॉरी नए राजा का नाम लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट, ये नेक्स्ट सुल्तान होंगे दिल्ली डायनेस्टी के, ठीक है, तुगलक वंश के अंदर। इनकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1325 से लेकर 1351 तक इन्होंने जो है वो शासन किया हुआ है दिल्ली की गद्दी पर। काफ़ी लंबा शासन किया, लगभग अप्रॉक्स 26 ईयर के समथिंग इन्होंने जो है वो शासन किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इनके वास्तविक नाम की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें, वास्तविक नाम की बात करें, तो इनके वास्तविक नाम इनका होता है जौना खान। राइट, क्या नाम होता है इनका? वास्तविक नाम होता है जौना खान, लेकिन बाद में इनका नाम जो है वो, जब ये राजा बनते हैं तो इनको जो है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं, ठीक है। क्लियर मेरे साथियों? इसके अलावा हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पढ़ा लिखा राजा था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंदर सर्वाधिक शिक्षित शासक होता है ये, ठीक है। सर्वाधिक शिक्षित शासक जो है वो कौन है मेरे साथियों? वो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ठीक है। क्लियर, इसका ये समझ में आ गया। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ संज्ञाएं दी गई हैं जो कि आपको याद रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये 3 संज्ञाएं आप याद रखेंगे। पहला, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, ये पॉइंट आप याद रखें। ये मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है। सेकंड हम बात करें तो रक्त का प्यासा भी इसको बोला जाता है, रक्त का प्यासा, ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परोपकारी वर्ड भी मोहम्मद बिन तुगलक के लिए यूज किया जाता था उस टाइम पर, ठीक है। इनके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों कहा गया, किसने कहा, ये हम नहीं जानेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने क्या बोला, हम एग्जाम ओरिएंटेड डेटा ही आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। जितनी चीज़ें आपको डिलीवर करी जा रही हैं, आप सिर्फ उतने को ही नोट करिए, उतने को ही याद करिए, ठीक है। क्लियर मेरे साथियों? इतना आपको समझ में आ रहा है और उम्मीद है आप हमारी सारी बातों को समझ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, अगर इनकी उपाधि की बात करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि क्या थी, तो इनकी उपाधि थी कुतलुग खान। कुतलुग खान जो है वो इन्होंने उपाधि धारण कर रखी थी। राइट, क्लियर। इसके अलावा अगर हम बात करें राजधानी की, तो इनकी राजधानी जो है वो हालांकि दिल्ली ही होती है, इसकी राजधानी क्या होती है, दिल्ली होती है। लेकिन ये जो है वो ट्रांसफ़र करता है, कहाँ पर करता है इसका, अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र करता है दिल्ली से देवगिरी। राइट, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कहाँ चेंज करके कहाँ ले गया था, तो इसको ये ले गया था दिल्ली से देवगिरी, और वहाँ पर उसने देवगिरी का नाम चेंज कर दिया था, इसका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है, नाम इसका कर दिया था दौलताबाद। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि देवगिरी का नाम क्या रखा गया था, देवगिरी का नाम दौलताबाद जो है वो रखा गया था। राइट, क्लियर मेरे साथियों? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे हम अगर डिस्कस करें मेरे साथियों, आगे की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 1333 का एक किस्सा है। 1333 में एक यात्री जो है वो भारत आता है। वो यात्री कहाँ से आता है, यात्री आता है मोरक्को से। राइट, सो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिए कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक यात्री जो है वो तुगलक वंश में आता है या दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है, ठीक है। इसका नाम, इस यात्री का नाम होता है इब्न बतूता। इब्न बतूता। राइट, सो आप इसको याद रखेंगे कि 1333 के अंदर मोरक्को से एक यात्री सीधा भारत आता है, इसका नाम इब्न बतूता होता है। राइट, और इसने, इब्न बतूता ने एक किताब लिखी हुई है, ठीक है। इस इब्न बतूता ने एक बुक लिखी हुई है। इस बुक की अगर हम बात करें, इस बुक का नाम है किताब उल रहला। क्या नाम है इस किताब का? किताब का नाम है किताब उल रहला। और राइट, ये है। और अगर इसके हम पद की बात करें कि दिल्ली सल्तनत में जब ये आया तो इसको एक पद दिया गया, तो इसको साथियों काजी का पद दे दिया गया था। क्लियर है? आगे आपको इतना समझ में? राइट,
चलिए तो आगे हम बात करें तो आगे हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। सो आप लिखिए मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं, राइट। इनके बारे में हम जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की कौन कौन सी योजनाएं थी। ठीक है, इसकी देखिए 5 योजनाएं थी, 1 2 3 4 5। सबसे पहली थी इसने दो आब कर में वृद्धि कर दी थी, दो आब कर में वृद्धि कर दी थी इसने, राइट। सेकेंड हम बात करें तो इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करी थी, देवगिरी लेकर गया तो देवगिरी को राजधानी बनाया इसने, देवगिरी को राजधानी बनाया, ये सेकेंड इसकी योजना थी। दूसरा था इसने सांकेतिक मुद्रा जारी करी, सांकेतिक मुद्रा जारी करी इसने। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसने खुरासान पर आक्रमण करने की बात करी, खुरासान, राइट, खुरासान पर आक्रमण करने की बात भी इसने करी है। और आगे की हम बात करें तो इसने कराचिल पर आक्रमण करने की बात भी करी है, ठीक है, कराचिल पर आक्रमण। ये इतने सारे इसने अपनी योजनाएं बना रखी थी। इन सभी योजनाओं को अगर हम देखें तो इनमें से एक भी योजना सफल नहीं होती, सभी के सभी योजनाएं जो है वो असफल हो जाती हैं, राइट। कोई भी योजना क्या नहीं होती है, कोई भी योजना यहाँ पर सफल नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे साथियों तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक अ, होली को मनाता था, मोहम्मद बिन तुगलक होली मनाता था, होली मनाता था, राइट। तो आप जानते हैं कि ये जो होली है, होली कैसा त्योहार है? होली एक हिंदू त्योहार है। तो ये हिंदुओं का त्योहार जो है वो मनाता था, क्या मनाता था ये आप याद पता है आपको कैसा है? एक हिंदू त्योहार है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हिंदुओं का त्योहार मनाता था, विशेषकर होली को जो है वो मनाता था। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि हिंदुओं के त्योहार को मनाने वाला, मुख्यतः होली को मनाने वाला राजा कौन सा है या सुल्तान कौन सा है? तो राइट आंसर आपका हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। क्लियर है मेरे साथियों? इतना आपको समझ में आ गया है, राइट। चलिए तो आगे आ जाइए ज़रा। आगे अगर हम बात करें इसकी मृत्यु की, तो मृत्यु आपको पता है इसकी मृत्यु कब होगी? 1351 में होगी। और मृत्यु जो है कहाँ होती है? मृत्यु होती है थट्टा में, ठीक है, कहाँ होती है? थट्टा में, राइट। सो ये आप याद रखेंगे, राइट। क्लियर है? चलिए आगे आ जाइए ज़रा। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, मुक्ति मिल गई, राइट। सो ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है मेरे साथियों किसका? बदायूनी का, ठीक है। ये स्टेटमेंट कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। ये स्टेटमेंट है मेरे साथियों बदायूनी का, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसको जो है वो स्वप्नशील, स्वप्नशील व रक्त पिपासु कहा गया है, कहा गया है, राइट। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील और रक्त पिपासु भी कहा गया है, ठीक है। क्लियर? चलिए सो आगे अगर हम बात करें मेरे साथियों तो इसने एक विभाग का गठन किया था, विभाग का गठन। तो ये विभाग का गठन, कौन से विभाग का गठन किया था ये आप याद रखेंगे। इसने अमीर ए कोही, अमीर ए कोही नाम से एक विभाग का गठन किया था, जो कि एक कृषि विभाग है। कैसा विभाग है? एक कृषि विभाग है।
और ये एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है, तो आप याद रख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, इसने जो है वो चमड़े के सिक्कों का प्रचलन किया था। चमड़े के सिक्कों का प्रचलन। ठीक है, तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो ये आप याद रख लेंगे। क्लियर मेरे साथियों, तो इतना आपको समझ में आ गया है कि अमीर को ही विभाग जो है वो एक कृषि विभाग है और इसने चमड़े के सिक्कों का प्रचलन किया था। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और इतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये उम्मीद है आपने नोटबुक के अंदर इतना सारा जो डेटा है वो नोट कर लिया है और आप इसको याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर है? चलिए, तो इसके अगर हम टाइम की बात करें मेरे साथियों, तो इसका जो टाइम है वो 1351 से 1388 है। इसका टाइम कितना है? 1351 से 1388 इसका टाइम ड्यूरेशन है, राइट। और अगर हम बात करें इसके पहले उसकी पहला पॉइंट डिस्कस करें, तो इसका इसका जो राज्य अभिषेक है वो दो जगह होता है। राज्य अभिषेक जो है वो दो जगह होता है। दो जगह कौन कौन सा? जहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है, इट मीन्स थट्टा में। ठीक है, और दूसरा राज्याभिषेक होता है इसका दिल्ली में। ठीक है, इसका राज्याभिषेक जो है मेरे साथियों दो जगह होता है। सबसे पहले थट्टा में होता है, फिर उसके बाद जो है वो दिल्ली में होता है। थट्टा में आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसने मंदिरों को ध्वस्त करवाया है। मंदिरों को ध्वस्त करवाया है इसने, और कौन कौन से मंदिरों को ध्वस्त करवाया है वो देख लीजिए जरा। सबसे पहले इसने जो है वो जगन्नाथ मंदिर को, किसको? जगन्नाथ मंदिर को, राइट। इसने जगन्नाथ मंदिर को जो है वो ध्वस्त करवाया था, और ये करवाया था 1360 के अंदर। इसके अलावा इसने नगरकोट मंदिर को ध्वस्त करवाया है। किसको ने ध्वस्त करवाया है? इसने नगरकोट मंदिर को ध्वस्त करवाया। नगरकोट मंदिर को जो है वो इसने ध्वस्त करवाया है। तो ये करवाया था इसने 1361 के अंदर। ठीक है, नगरकोट के अंदर आपको ज्वालामुखी माता का मंदिर देखने के लिए मिलेगा। किसका? ज्वालामुखी माता का मंदिर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, राइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको इन मंदिरों को इसने जो है वो ध्वस्त करवाया था। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो ये चीज़ आप याद रख पाएंगे, राइट। अगर हम इसके कार्यों की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें हम? अगर कार्यों की बात करें इसकी, तो पहला कार्य लिखिए, 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, राइट। ये पहला इसका पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, जजिया जकात, जजिया जकात व खम्स और खराज नामक कर जारी रहे, राइट। ये टैक्स हो जाते हैं। दूसरा टैक्स हो गया। सेकंड, अगर हम सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, तो इसने जो है वो एक सिंचाई कर भी लगाया था। सिंचाई कर लगाया, राइट। ये इसने लगाया। इसके अलावा इसने वो 5 लंबी नहरों का निर्माण करवाया। 5 लंबी नहरों का निर्माण करवाया, राइट। आगे की हम बात करें तो इसने जो है वो 300 नए शहरों का निर्माण करवाया। शहरों का निर्माण करवाया, जिसमें से अगर हम प्रमुख शहरों की बात करें मेरे साथियों, तो प्रमुख शहरों के अंदर इसमें जो है वो फिरोज़ाबाद, राइट। इसके अलावा हिसार, जौनपुर, फिरोजपुर, ठीक है, ये शहर जो है वो इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर? चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। आगे आ जाइए, थोड़ा सा और इसके कार्य जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? हमारे 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट की अगर हम बात करें, इसने एक रोजगार दफ्तर खुलवाया। क्या खुलवाया? रोजगार दफ्तर इसने यहाँ पर खुलवाया, राइट। आगे की अगर हम बात करें मेरे साथियों, तो दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात नामक ये विभाग का गठन किया। विभाग
का गठन इसने करवाया था। जबकि इसके अगर हम दीवान खैरात की बात करें मेरे साथियों, तो दीवान खैरात जो है वो एक ऐसा विभाग था जो विधवाओं के लिए काम करता था, गरीब लोगों के लिए काम करता था। ठीक है। इसके अलावा इसने एक और विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान बंदगान। दीवान बंदगान, ये भी इस विभाग का गठन करवाया इसने। जबकि ये विभाग जो है ना साथियों, ये जो है दासों के लिए था। किसके लिए था? दासों के लिए, या आप बोल सकते हैं गुलामों के लिए। राइट, ये जो विभाग था वो किस लिए था? गुलामों के लिए। राइट। आगे आ जाइए ज़रा, आगे की अगर हम बात करें इसने, तो यहाँ पर आप नोट डाल के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? नोट आप लिखिए। लिखिए कि जजिया कर को, जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला शासक। राइट, जजिया कर को ब्राह्मणों पर लगाने वाला पहला शासक होता है ये। ठीक है, क्लियर? तो ये आप याद रख पाएंगे 10 1 मिनट। चलिए, सो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो इसकी अगर हम आत्मकथा की बात करें कि फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है, तो इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी है, इसका नाम है फतूहात फिरोज शाही। राइट, क्या नाम है इसका? फतूहात फिरोज शाही जो है वो इसकी एक किताब का नाम हो जाता है। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों? चलिए, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नंबर 11 पे आ जाते हैं। लिखिए, जगन्नाथ व ज्वालामुखी मंदिर से लूटे गए ग्रंथों को दलाइती फिरोजशाही, दलाइती फिरोजशाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फारसी में अनुवाद करवाया। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है। इसने एक अस्पताल भी बनवाया था। उस अस्पताल का नाम लिख लीजिए। अस्पताल, अस्पताल का नाम था दारुल सफ़ा। क्या नाम था? दारुल सफ़ा नाम से इसने एक अस्पताल भी वहाँ पर खुलवाया था। राइट। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यहाँ पर सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया था इसने। सरकारी पदों को वंशानुगत बनाया था इसने। राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर अंतिम शासक की बात करें, इसकी किसकी बात करें हम? अगर अंतिम शासक की बात करें, हालांकि यहाँ से फिरोज शाह जो तुगलक डायनेस्टी है ना, फिरोज शाह तुगलक के बाद काफ़ी अलग अलग उसमें बढ़ जाती है। तो भागों में बढ़ जाती है। लेकिन फाइनली तौर पे अगर हम इसके अंतिम शासक की बात करें, हालांकि इसका अंतिम शासक कभी एग्जाम्स के अंदर पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए इसका अंतिम शासक है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद जो है वो इस वंश के अंतिम शासक हो जाते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर? तो ये आप याद रख पाएंगे। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, हमने तुगलक डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। राइट। तो हमारे जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो लगभग खत्म हो गए हैं। इसके बाद अब हम आ जाते हैं सैयद वंश पर। राइट, सो नेक्स्ट राजवंश को लिखेंगे आप सैयद वंश। ठीक है, आप नोट करेंगे सैयद वंश, और इसके बारे में सिर्फ आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है, इसका संस्थापक और इसका अंतिम शासक। ठीक है, तो आप दो ही चीज़ें याद रखेंगे इसके बारे में। एक इसका संस्थापक याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखेंगे? इसका एक संस्थापक याद रखेंगे, और दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे वो याद रखेंगे अंतिम शासक। ठीक है, सो आपको सिर्फ दो ही पॉइंट इसमें याद रखना है, पहला और दूसरा। ठीक है साथियों, क्लियर? चलिए, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें मेरे साथी, तो संस्थापक हैं इसके खिज्र खान। कौन है संस्थापक? इसके संस्थापक हैं खिज्र खान। और अगर हम इसके अंतिम शासक की बात करें मेरे साथी, तो अंतिम शासक हैं आलम शाह। राइट, कौन है इसके अंतिम शासक? इसके अंतिम शासक हैं आलम शाह। ठीक है, क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद हो गया। इसके बाद अब हम सैयद वंश में से दो ही पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ खास प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे
नहीं जाते हैं। अब हम आ जाते हैं लोधी वंश पर, जिससे जो भी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोधी वंश की बात करें, किसकी बात करें, हम लोधी वंश की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम राजाओं की बात करें, किंग की बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से जो है वो राजा हुए हैं डायनेस्टी के अंदर, अगर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से तीन ही लोगों के नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नाम मिलेगा आपको बहलोल लोधी का। किसका नाम मिलेगा? नाम, पहला नाम होगा बहलोल लोधी का। दूसरा नाम होगा सिकंदर लोधी का। किसका नाम होगा? सिकंदर लोधी का नाम रहेगा दूसरा। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो नाम आएगा इब्राहिम लोधी का। राइट, क्लियर। सो ये तीन राजा रहेंगे। अगर हम तीनों के टाइम पीरियड की बात करें कि इनने कब से कब तक शासन किया हुआ है, तो बहलोल लोधी जो है वो 1451 से लेकर 1489 तक शासन करते हैं, जबकि सिकंदर लोधी जो है वो 1489 से 1517 तक शासन करते हैं। और इब्राहिम लोधी जो है मेरे साथियों 1517 से 1526 तक यहाँ पर राज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे अगर हम बात करें मेरे साथियों, अगर हम बहलोल लोधी की बात करें तो बहलोल लोधी जो है वो इस वंश के संस्थापक होंगे। ठीक है, कौन होंगे? इस वंश के संस्थापक होंगे। और इब्राहिम लोधी जो है मेरे साथियों इस वंश के लास्ट किंग होंगे, या हम बोल सकते हैं अंतिम शासक होंगे। ठीक है, कौन होंगे? अंतिम शासक होंगे। ठीक है, क्लियर है साथियों, इतना आपको समझ में आ गया ये कौन है इसके अंतिम शासक हो जाएंगे। राइट, तो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें आपको देखनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिनको आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम अगर बहलोल लोधी की बात करें मेरे साथियों, किसकी बात करें? हम बहलोल लोधी की बात करें तो बहलोल लोधी के बारे में पहला पॉइंट आप लिखेंगे। राइट, पहला पॉइंट आप इनका टाइम ड्यूरेशन देख लीजिए, 1451 से 1489 तक इनका टाइम पीरियड है, जो कि हम आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राइट, नाम के साथ ही आपको एक पॉइंट हम बता चुके हैं, ये कौन है? संस्थापक हैं। ठीक है, कौन है ये? संस्थापक हैं किसके? लोधी डायनेस्टी की, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा लिखिए पहला अफगानी शासक, पहला अफगानी शासक। राइट, आगे की हम बात करें तो बहलोल शाह, बहलोल शाह गाजी। ठीक है, बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण की उपाधि धारण की। राइट, सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बहलोल लोधी के बारे में सिर्फ तीन ही पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो है वो कौन है? संस्थापक है किसका? दिल्ली सॉरी लोधी वंश का ये संस्थापक होगा। पहला अफगानी शासक होगा बहलोल शाह गाजी, सॉरी बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक होगा। ठीक है, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। राइट, सो अब हम आ जाते हैं आगे की तरफ और हम बात करते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? बात करते हैं सिकंदर लोधी के बारे में। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसके टाइम की बात करें मेरे साथियों, तो टाइम लिखिए 1489 से 1517 तक इनका जो है वो टाइम ड्यूरेशन रहता है। ये इतने 1489 से 1517 तक जो वो राज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इसका पहला पॉइंट आप लिखेंगे आ, आगरा की स्थापना। इन्होंने जो वो आगरा की स्थापना करी है। राइट, आगरा की स्थापना करी। राइट, और स्थापना करी है इन्होंने 1504 के अंदर। कब करी है स्थापना? इन्होंने स्थापना करी है 1504 के अंदर। राइट, जस्ट मिनट, इसको 1504 सही लिख देते हैं। ठीक है, 1504 के अंदर इन्होंने जो है वो आगरा की स्थापना करी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इनका एक माप का पैमाना है। माप का पैमाना जो इनके टाइम पे चला करता था, उस पैमाने का नाम आप लिख लीजिए। पैमाने का नाम है गज ए सिकंदरी। राइट, क्या नाम है? गज ए सिकंदरी। ठीक है, ये पैमाना इनके टाइम पे चला करता था। राइट, सो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को तुड़वाकर तुड़वाकर अ, अ, इसके इनके टुकड़ों को कसाईयों को दे दिया था। ठीक है, इनके टुकड़ों को कसाईयों को
मांस तौलने के लिए दे दिया, कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिए, राइट। ये आपको समझ में आ गए, ठीक है। कि ज्वालामुखी मंदिर की मूर्तियों को ये तोड़वाता है, उसके बाद उन तोड़वा कर उनके जो टुकड़े होते हैं वो कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद करवाया इसने, आयुर्वेद का फारसी में अनुवाद करवाया इसने, राइट। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। और ये जो अनुवाद है ना, ये अनुवाद करवाया था इसने फरहंगे सिकंदरी नाम से, ठीक है। फरहंगे सिकंदरी के नाम से जो है इसने आयुर्वेद का जो है वो ट्रांसलेशन करवाया था, ठीक है। क्लियर। ये जो है वो पोइट्रीज भी लिखता था, इसकी जो कविताएं हैं वो कविताएं इसकी किस नाम से फेमस है वो आप लिख लीजिए। इसकी कविताएं जो हैं वो गुलरुखी नाम से फेमस है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, इसलिए आप डबल स्टार लगा के लिखेंगे। कई बार ये प्रश्न आया कि सिकंदर लोदी की जो कविताएं हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो आंसर लिख सकते हैं आप गुलरुखी, ठीक है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर हम इसकी साथियों मृत्यु की बात करें कि सिकंदर लोदी की मृत्यु कैसे हुई, तो मृत्यु होती है इसकी कैंसर से, ठीक है। मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु होती है इसकी कैंसर से, ठीक है। क्लियर। सो ये पॉइंट आप याद रख पाएंगे। इसके बाद अलावा हम लास्ट राजा की बात कर लेते हैं, और इसके अलावा हमारा यहाँ पर दिल्ली डायनेस्टी लगभग खत्म हो जाती है, ठीक है। लिखिए इब्राहिम लोधी, क्या लिखेंगे आप, इब्राहिम लोधी जो है वो आप लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम इसका 1517 से 1526 तक रहेगा। सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि लोधी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक, राइट। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, ये जो है वो दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक रहेगा, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, ठीक है। सो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एग्जाम्स के अंदर दो तरीके से प्रश्न आ जाते हैं अंतिम शासक को लेकर। एक पर्टिकुलर वंश को लेकर पूछा जाएगा कि जैसे कि खिलजी वंश का अंतिम शासक, लोधी वंश का अंतिम शासक, तुगलक वंश का अंतिम शासक, गुलाम वंश का अंतिम शासक। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और क्वेश्चंस को आप कैसे लिखेंगे, लिखिए ज़रा। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर किसको लेकर, पर्टिकुलर डायनेस्टी को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर आपको वंश को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन है। और इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसी वंश का, जैसे पूछा जा सकता है लोधी वंश का संस्थापक कौन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, राइट। क्लियर है मेरे साथियों। चलिए तो आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, लिखिए जरा। 1526 का एक मूवमेंट आप याद रखेंगे। 1526 का कौन सा रहेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आप याद रखेंगे। ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है कब होता है, ये होता है 1526 के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये होता है आपका बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, राइट। जिसमें इब्राहिम लोधी हारेगा, बाबर जो है वो जीत जाएगा, ठीक है। इस अगर युद्ध की बात करें, इस युद्ध की कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। इस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप कि इस युद्ध के बाद आपको जो है वो मुगल वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ रहेगा कि सर्वप्रथम सर्वप्रथम भारत में तोपों का प्रयोग, तोपों का प्रयोग, इससे पहले भारत के अंदर कभी भी तोपों का यूज नहीं किया गया था, ठीक है। सो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, राइट। अब मुगल वंश के बारे में तो ब्रीफ में हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इसको तो हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। अभी हमने ये बता दिया आपको कि सर्वप्रथम भारत में तोपों का यूज़ जो है वो
पानीपत में हुआ था, और ये आप याद रखेंगे तोपों का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, सबसे पहले यूज़ किया था बाबर ने भारत के अंदर। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि पानीपत का युद्ध 1526 में होता है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इसमें हारेगा, बाबर जीतेगा, और इब्राहिम लोदी के हारने के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाएगा, इसके हारने के साथ ही भारत में क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगी। उसके साथ ही भारत में मुगल वंश की नींव जो है वो रख दी जाएगी। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर। और ये आपको बता दिया है कि भारत में तोपों का यूज़ सबसे पहली बार हो जाएगा, और यूज़ कौन करेगा, बाबर करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इब्राहिम लोदी के बारे में छोटा सा ओवरव्यू था जो आपको समझ में आ गया, राइट। सो ये हमारा आज इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 4 राजवंशों को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें हमने खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और इब्राहिम लोधी वंश, इन सभी वंशों को यहाँ पे डिस्कस किया। और जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हो सकती हैं हमने सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है वो सारा का सारा डेटा बिल्कुल सिलेक्टेड डेटा है और एग्जाम ओरिएंटेड डेटा है। ठीक है, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।